हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने रिवीजन और स्वमूल्यांकन के पर्पज से हिंदी विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज को शुरू किया है, जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित है। दोस्तों, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाग 3 में चर्चा करने वाले हैं। भाग 2 पहले ही इसमें चैनल पर आ चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने उसको नहीं देखा है, एक बार जाके जरूर देखिए। आप अवश्य कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। साथ ही यदि आप यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के अलावा भी किसी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिंदी विषय है, तो यह जो सीरीज है आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है आप यहाँ पर अपना रिवीजन तो करेंगे ही, साथ में अपना स्वमूल्यांकन भी कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे, और साथ ही कहीं पर अगर कुछ समझाने की ज़रूरत हुई तो वहाँ पे कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नई वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। फटाफट से इसका आप क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा उनको अटेम्प्ट भी करिएगा और अंत में अपना मूल्यांकन करके बताइए कि आप कितने इसमें आंसर कर पा रहे हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का सही क्रम क्या होगा। आपको दोस्तों जो मैक्सिमम बोली जाती है उसके बाद फिर बोली जाएगी, फिर उसके बाद यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसको घटते क्रम में आपको यहाँ पे क्रम बताना है भाषाओं का। तो विकल्प यहाँ पे आपके सामने हैं, इनको आप देख के यहाँ पे करिए। मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं सीधा आंसर पे आता हूँ। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। अगर इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि एक तेल की फैक्ट्री है जहाँ पे हिंदी, बांग्ला और मराठी विभिन्न भाषा क्षेत्र के लोग काम करते हैं, लेकिन मिल के काम करते हैं। तो आपको हिंदी, बांग्ला और मराठी से एक एक वर्ड ले लेना है। क्या ले लेंगे? HBM, ठीक है। HBM तेल की फैक्ट्री में मिल के काम करते हैं, ठीक है। ये एक याद रखने के लिए ट्रिक है, अगर याद नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप हिंदी और बांग्ला को तो याद रख सकते हैं, लेकिन मराठी, तेलुगु और तमिल में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ट्रिक के द्वारा इसको याद रखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो क्या याद रखना है? HBM तेल की फैक्ट्री में मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो मिल से तमिल हो गया, तेल से तेलुगु हो गया, और H से आपका हिंदी, B से बांग्ला और M से मराठी। उम्मीद करता हूँ आप इसको याद कर पाए होंगे। और अगर मैं बात करूँ कि विश्व स्तर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का, तो वहाँ पे मैं बताऊँ तो सबसे सर्वाधिक बोली जाती है अंग्रेजी, फिर है मंदारिन। मंदारिन जो है दोस्तों ये चीनी भाषा है, और उसके बाद जो हिंदी है ये तीसरे नंबर पे आती है। तो विश्व में अगर हिंदी का अगर हम क्रम देखें तो तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पे देखेंगे भारत में तो पहले नंबर पे है, ठीक है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। विकल्प हैं भोलानाथ तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इसका अटेम्प्ट किया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी का पाणिनि यानी कि किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है। तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। अगर मैं पाणिनि की बात करूँ तो पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा है, कौन सा? प्रसिद्ध ग्रंथ है और बहुत बार पूछा जाता है। क्या है? अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी, आप यहाँ पे इसको वर्डों पे जाइए, राइटिंग में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है यहाँ पे। तो पाणिनि का ग्रंथ है एक प्रसिद्ध अष्टाध्यायी, जो इन्होंने किस पे लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिंदी का पाणिनि, तो हिंदी का पाणिनि हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता है दोस्तों हमारे पास 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं ये मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया है, य, र, ल और वा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमको वो, और बाकी ऑप्शन देखेंगे तो स, ज, ग ये नहीं है दोस्तों। तो हमें अंतस्थ व्यंजन याद रखने हैं हमेशा, य, र, ल, व, ठीक है। और इसके बाद आता है क्या? ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और प्लस हा, ठीक है। तीनों सा के साथ क्या है? साथ में हा भी है, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। साथ ही हमने देखना है कि जो अंतस्थ व्यंजन है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है
किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, शब्द के आगे जुड़ता है। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। उपसर्ग का मतलब जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे और आप इसको ध्यान रखिए। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कम शब्दों में। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? विकल्प हैं 5, 6, 4, 3। तो अगर मैं बात करूं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं? ये होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैंने आपको परसों बताया था कि व्युत्पत्ति और रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो वही जो है संज्ञा भी होता है, या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भी सेम भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो वही बात हो जाएगी, जैसे रूढ़ आता है तो सेम टू सेम होगा, यानी कि जैसे गंगा शब्द है, जिन शब्दों के हम सार्थक खंड नहीं कर सकते वो रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। यौगिक संज्ञा जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, और योग रूढ़ जिनका हम सार्थक खंड तो कर देंगे लेकिन उनके सामान्य अर्थ को नहीं लेंगे, वहाँ पे उसके हम विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये 3 भेद है संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और शब्द के जो रचना के आधार पर शब्द हैं वो भी 3 हैं, वो सेम ही हैं। तो अब उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा और उत्पत्ति के आधार पर शब्द एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो 5 प्रकार होता है दोस्तों, ये अर्थ के आधार पर होते हैं। 5 प्रकार की होती है संज्ञा। कौन कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर मैं संज्ञा की ही बात कर लेता हूं तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा शब्द का सिंपल सा अर्थ है दोस्तों नाम, ठीक है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को हुई संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम या प्रयुक्त होने वाला शब्द संज्ञा का कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 5 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। धीरे धीरे इसको आगे फिर आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द भी 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भी 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर अर्थ के आधार पर संज्ञा पूछेगा तब 5 प्रकार के हो जाएगा। कौन सा? व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि आप उसको याद कर पाएँ और परीक्षा में आप उसको अच्छे से क्लिक कर पाएँ दोस्तों। असली खेल वही है कि आप परीक्षा के दौरान कैसे चीज़ों को क्लिक कर पाते हैं, ठीक है। आप पूछ रहा है दोस्तों, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हिंदी में कारक होते हैं और कारकों के 8 भेद हैं हिंदी में, ठीक है। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, 8 होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो राजा भिक्षु को दान देता है, तो यहाँ पे कारक हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक, ठीक है। बाकी कारकों पे अभी चर्चा नहीं करते, केवल संप्रदान कारक को देखते हैं, ठीक है। तो कारक, अगर संप्रदान का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ होता है दोस्तों देना, ठीक है। यानी कि जहाँ पे कुछ देने का भाव हो वहाँ पे आपको संप्रदान कारक को समझना है या उसको मानना है, और वही आंसर आपको करना है। तो मैं सिंपल से बात करूं तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ हुआ देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो को या के लिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो को यहाँ पे आ रखा है तो विभक्ति चिन्ह है, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे होगा के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर मैं सामान्य अर्थ में बोलूं तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया राजा भिक्षु को दान देता है, जैसे एक और उदाहरण हो गया भूखे के लिए रोटी लाओ, तो वहाँ पे के लिए हो गया, ठीक है। माँ बेटे के लिए भोजन लाई, तो माँ ने बेटे के लिए कुछ किया, क्या किया? भोजन लाई। तो इसलिए यहाँ पे देने का भाव है, और जहाँ पे देने का भाव होगा दोस्तों वहाँ पे हो जाएगा संप्रदान। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और आज का अगला प्रश्न ये रहा, और ये पूछ रहा है सर्वनाम से।
मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो उसमें से जो प्रथम प्रकार का भी मैंने बताया आपको, पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उत्तम, एक तो होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम, ठीक है, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष हो गया। पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम, मध्य और अन्य। अब मैं इसको उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति ये है, ये इससे बात कर रहा है, ये बी हो गया, ठीक है, और ये तीसरे की बात कर रहे हैं, ये तीसरा हो गया, ये है तीसरा, ठीक है। तो ये इससे बात कर रहा है, ठीक है, ये इसको बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों उत्तम, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों मध्यम। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं हो गया उत्तम, आप सुन रहे हो, ये हो गया मध्यम, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्वनाम की। सर्वनाम कोई कभी व्यक्ति मान लीजिए, अब सर्वनाम की बात कर रहे हैं तो सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अन्य पुरुष, यानी कि मैं, हम, ये हो जाएगा उत्तम, तुम, आप, ठीक है, ये हो जाएगा मध्यम, और जब हम तीसरे की बात करेंगे वो हो जाएगा दोस्तों क्या? अन्य पुरुष। तो उम्मीद करता हूँ हम समझ पाए होंगे। तो यहाँ मध्यम पुरुष की बात हो रही है, तो अब उदाहरण से आप कर पाएंगे। मैं दोस्तों ये उत्तम हो जाएगा, वह ये अन्य पुरुष हो जाएगा, हम क्या होगा यहाँ पे? हम भी क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, और तुम जो आप सुन रहे हो, सुनने वाला कौन हो गया दोस्तों? मध्यम, ठीक है। जो सुनता है वो हो जाता है मध्यम मार्गी, यानी कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत वो आता है, सर्वनाम के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको करना आसान नहीं है, इसको आप ध्यान से देखना। उत्तर पश्चिम दिशा के कोण को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिए। ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हैं 4 दिशाएं, आपको पता है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है क्या? पश्चिम, और ये है पूर्व, ठीक है, क्या है? पूर्व। इसी प्रकार से दोस्तों ये हो जाती हैं दिशाएं और 4। ये कौन सी हैं दोस्तों? ये होगी उत्तर और पश्चिम के बीच में तो उत्तर पश्चिम हो गई, ठीक है। ये उत्तर और पूर्व के बीच में तो उत्तर पूर्व होगी, ये वाली। और ये होगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, तो ये दक्षिण पूर्व के बीच में है तो दक्षिण पूर्व होगी। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो दक्षिण पश्चिम हो गई, ठीक है, ये हो गई। तो ये इन्हीं में से एक की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये पूछ रहा है उत्तर पश्चिम की, तो इन चारों के नाम हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस वाले का नाम है दोस्तों वायव्या, ठीक है। वायव्या इसका नाम है, इस दिशा का नाम है, जो ये वाली है ना, इसका नाम है वायव्या। इसका है दोस्तों ईशान, ठीक है। आप इसको जब भी याद करेंगे तो ऐसे दिशाएं बना के करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाली हो जाएगी आग्नेय, ठीक है। आग्नेय, वर्डों पे जाइए आप, यहाँ पे लिखने उसमें मत जाना, वह आग्नेय। और वहीं अगर हम बात करते हैं, ये दक्षिण जो पश्चिम है, इसको बोलते हैं नैऋत्य। क्या बोलते हैं? नैऋत्य, ठीक है। अब हमसे उसने क्या पूछा है? उत्तर और पश्चिम की दिशा कौन सी है, ये दिशा वाला कोण कौन सा है? तो ये है दोस्तों उत्तर और पश्चिम का जो बीच का है, ये कौन सा हो जाएगा? वायव्य, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसी बना के 2-4 बार याद करिए, फिर आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, फिर आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उत्तर पश्चिम की दिशा की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों विकल्प कौन सा? सी, वायव्य। हमने अभी देखा कि वायव्य जो है उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण है या दिशा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों ये पूछ रहा है आपसे भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लोज यहाँ पे ऑप्शन भी हैं, तो ध्यान से इसको करिए, और उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों दुविधा में होना। इसको सीधे ध्यान रखिए, कहीं पे भी आपको ये दिख जाए भई गति सांप छछूंदर केरी, तो इसका जो अर्थ है दोस्तों लोकोक्ति का, ये हो जाएगा दुविधा में है, ठीक है। अगर कोई दुविधा में है तो उसकी गति कैसी हो गई है? सांप छछूंदर केरी, उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 10वें हम पहुंच चुके हैं, और अब आ गया प्रश्न समास से, ठीक है। रोज़ मैं अलग अलग समास को प्रश्न के माध्यम से ला रहा हूँ, ताकि आपको एक एक करके थोड़ा जितना हो सकता है उस समास को समझा सकूँ, और आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस समास के प्रति बन जाए, ताकि प्रश्न आपके सामने जब आए तो आप एक सामान्य समझ से उसको आप हल कर सकें।
पूछ रहा है दोस्तों महापुरुष में कौन सा समास है। तो विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा। पहले विकल्प बता देता हूँ, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विकल्प ए, कर्मधारय समास यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। जो जैसे समास मैंने बताया आपको कि समास का मतलब संक्षेपीकरण हो गया। ठीक है, समास में दो शब्दों की जो मुख्य यहाँ पे रोल होता है, जैसे महा का मतलब यहाँ पे महान से है, महान, और पुरुष। इसमें क्या होता है समास में कि दोनों जो शब्द हैं उनकी प्रधानता के हिसाब से समास को परिभाषित किया गया है या विभाजित किया गया है कि किस पद की इसकी प्रधानता होगी तो दूसरा समास हो जाएगा, दोनों की प्रधानता होगी तो अलग समास हो जाएगा। तो अगर मैं कर्मधारय की बात करूं तो कर्मधारय का क्या चक्कर है यहाँ पे दोस्तों, जिस समास में विशेषण और विशेषण का संबंध होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक शब्द जो है वो विशेषण होगा और एक शब्द विशेष्य होगा। ठीक है, आप समझे, विशेष्य क्या हुआ, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण क्या होता है कि जो विशेष्य की संज्ञा जो विशेषता बताई जाए। ठीक है, जो भी मतलब विशेष्य का गुण हो वो विशेषण हो गया। ठीक है, विशेष्य का मतलब हो गया दोस्तों संज्ञा से। ठीक है, तो मैं कर्मधारय की बात करूं तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो संज्ञा होगा उसकी विशेषता होगी। ठीक है, उसको हम उत्तर प्रधान बोलेंगे या उसकी विशेषता को बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें विशेषण और विशेष्य कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करें, हमने बोला कि विशेषण और विशेष्य हो गया कर्मधारय में, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पुरुष है, पुरुष एक संज्ञा हो गई और महान उसका गुण है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये समास हो रहा है ये कर्मधारय समास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष की विशेषता है कि महान है। अगर यहाँ पे होता है कि क्या बोलेंगे, श्रेष्ठ है तो ये उसका गुण हो जाता, अच्छा है गुण हो जाता, बुरा है तो भी उसका गुण था। ठीक है, जैसे इसी प्रकार और हम देखेंगे उदाहरण इसके, जैसे आ गया महासागर। ठीक है, महासागर, अब महासागर को आप तोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये महान सागर, या महा का आप यहाँ पे बड़ा भी ले सकते हैं सागर। तो सागर की विशेषता है क्या है कि वो महान है या बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक उदाहरण और आता है इसका, मंद बुद्धि। तो बुद्धि की क्या विशेषता है कि मंद है। अगर आता तेज बुद्धि तो बुद्धि की विशेषता है कि तेज है। तो जहाँ पे आपको सिंपल से देखना है, जहाँ पे आपको दो शब्द दिखाई दें, जहाँ पे एक संज्ञा हो और उसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो दोस्तों आप सीधे सीधे वहाँ पे कर्मधारय समास को क्लिक कर सकते हैं या आपके ऑप्शन में चुन सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा होगा। विकल्प हैं श्लेष, विरोधाभास, यमक, विशेषोक्ति। तो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसका जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, आपने सब नहीं किया होगा, ये है दोस्तों यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब जहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया जाए या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है और उनके अर्थ अलग अलग हो जाएं तो उसको बोलेंगे दोस्तों यमक अलंकार। अगर मैं इसी उदाहरण की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो ये घटा है, काली घटा और घमंड घटा, तो दोस्तों यहाँ पे काली घटा, एक का मतलब तो है कि काला बादल। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे घटा है, तो यहाँ पे दोस्तों घमंड घटा का मतलब हो गया घमंड घटने से, यानी कि कम होने से। एक घटा का अर्थ हो गया दोस्तों कम होने से। ठीक है, जो काली घटा है यानी कि अगर हम क्या बोलेंगे कि काला बादल है, वो आया है किसी एरिया में पर्टिकुलर, और तभी तक क्या आता है, एक तूफान आता है और वो जो बादल है उस एरिया से लेकर चला जाता है। तो फिर उस घटा में कल्पना की गई कि उस घटा का या बादल का जो घमंड है वो घट गया है। तो आपको यहाँ पे सिंपल देखना है, जो घटा है इन दोनों के अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। एक जगह पे उसका बादल से है और दूसरी जगह पे उसका अर्थ है कम होने से, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, जब कहीं पे एक ही शब्द हो लेकिन उसके विभिन्न अर्थ वहाँ पे दिखाए जाएँ। ठीक है, तो वहाँ पे श्लेष हो जाएगा। विरोधाभास मैंने आपको कल ही बताया था, जहाँ पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हमें हो, विरोधाभास हो जाएगा। विशेषोक्ति का मतलब जहाँ पे कारण भी है लेकिन काम नहीं हो रहा है, जैसे पानी बिच मीन प्यासी। ठीक है, कारण है वहाँ पे लेकिन काम को नहीं होना दिखाया जा रहा है, इसलिए विशेषोक्ति वहाँ पे अलंकार हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, भभूत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। बभूति, भवभूति, भभूति या विभूति। दोस्तों इसको आप देख के करिएगा, यहाँ पे हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत रहे या आपको सुनने में अलग लगे, तो इसको आप देख के करिए। इसका सही आंसर है दोस्तों विभूति। भभूत आपने देखा होगा कि हम जैसे पहाड़ में अगर आप कभी गए होंगे या पहाड़ से ही हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम उत्तराखंड की जो तैयारी कर रहे हो तो पहाड़ से ही होंगे। ठीक है, तो पहाड़ों में क्या होता है, जब पूजा वगैरह होती है तो वहाँ पे एक लकड़ी का गट्ठर होता है, या क्या बोलेंगे उसको,
जलाया जाता है जब पूजा के पहले दिन में, और वहाँ पे फिर देवता वगैरह वो सब होता है। तो वहाँ पे जो उस लकड़ी जली हुई होती है उसकी जो राख होती है उसके बाद उसको घरों में दिया जाता है, और उसके बाद उसको किसी भूत प्रेत या उनसे बचने के लिए फिर माथे पे टीका लगाते हैं। तो उस राख को ही पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, भभूत बोला जाता है। ठीक है, तो वह विभूति इसका जो है क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा, और भभूत क्या है, एक तद्भव रूप है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बाल धन उचित, बाला धन उचित, बालो धन चित, बा धन लोचित। तो आप फटाफट से इसका आंसर करिए, और उम्मीद करता हूँ आपने इसका कर दिया होगा। तो बाल उचित इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। जब आप किसी भी शब्द की संधि करते हैं तो संधि करने पर देखिए कि उनका कोई स्पष्ट अर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप इसको तोड़ेंगे बालो, तो बालोचित का कोई अर्थ हो नहीं रहा, बालोचित यहाँ पे भी कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। ठीक है, बाला उचित एक बार के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे संधि का जो खेल है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये बा प्लस उचित। इसको आपको इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों गुण संधि भी है, आपको ध्यान रखना है कि जो गुण संधि है, गुण संधि का नियम है कि क्या नियम है बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कम समय में। आ और आ के बाद यदि, आ या आ के बाद यदि ई या उ या री आए, तो दोस्तों अगर आ के बाद ई आएगा तो उसका ए हो जाएगा, और उ आएगा तो उसका ओ हो जाएगा, री आएगा तो उसका अर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही केस यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, बाल में क्या है दोस्तों, ला है, ला में आ है, आपको पता है, और उसके बाद उचित। ठीक है, तो आ प्लस उ का हमने क्या बोला था अभी कि ओ हो जाएगा, इसीलिए क्या हो गया, ये बालो हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न विलोम शब्दों का असुमेलित युग्म कौन सा है। संकल्प का विकल्प, सूक्ष्म का स्थूल, मृदुल का कठोर, सृजन का निर्माण। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको अटेम्प्ट कर दिया होगा। इसका जो यहाँ पे असुमेलित युग्म है ये हो जाएगा दोस्तों सृजन का निर्माण, क्योंकि सृजन का अर्थ भी रचना करना होता है, निर्माण करना होता है, और निर्माण का अर्थ भी निर्माण करना होता है। तो सृजन का जो विलोम होगा दोस्तों ये हो जाएगा क्या, विनाश। ठीक है, तो सृजन का विलोम कभी पूछा जाए तो आप विनाश वहाँ पे करिएगा। ठीक है, बाकी इनको ध्यान रखिए। संकल्प का विकल्प होता है, सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, मृदुल का आप समझ सकते हैं कोमल हो गया एक प्रकार से, है ना, और कठोर का मतलब आप समझते हैं मजबूत होना। ठीक है, बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, और 15वां प्रश्न वर्तनी से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सुन के काम नहीं चलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि अशुद्ध है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब विकल्पों को देखिए आप, क्योंकि मैं बोलूँगा तो उससे समझ में नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विकल्प सी, निरापराध। ठीक है, निरापराध नहीं होता है, इसकी संधि भी है दोस्तों, संधि है इसमें, दीर्घ संधि, निर अपराध। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हलंत वाला रा है। ठीक है, हलंत वाला रा के साथ अगर ये लगेगा तो ये केवल छोटा आ ही बनेगा। अगर यहाँ पे हलंत नहीं होता तब जाके होता है ये निरापराध। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि भी है, इसको ध्यान रखिए आप। कभी ये संधि विच्छेद में पूछा है तो ध्यान रखना, निरापराध का संधि विच्छेद होगा निर प्लस अपराध। बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने ये पर्यायवाची से पूछा गया है। पूछ रहा है शक्र, विडोजा, प्रवतारी, सचिपति, मधुआ, वासव आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं। मुझे पता है कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मकसद ये है कि आप मैक्सिमम पर्यायवाची को याद कर सकें एक ही प्रश्न में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसमें एक का भी पता होगा आपको तो आप आराम से कर पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। ये हो जाएगा इंद्र का। यहाँ पे जो फेमस है मधुआ, ये लगभग सभी को पता रहता है, तो मधुआ के हिसाब से आपने कर दिया होगा। किसका है, इंद्र का। ठीक है, बाकी मैंने आपको अभी किसके ब्रह्मा के बताए थे, कौन कौन से बताए थे पिछली वीडियो में, आत्मभू, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, कमलासन। इसके अलावा एक और होता है लोकेश। तो अगर कोई आपके जान पहचान में आपका दोस्त सहपाठी लोकेश नाम का है तो वो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है लोकेश। ठीक है, बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर, और 17वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अज्ञ का क्या अर्थ होता है।
जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। तो फटाफट से इसका आंसर करिए। दोस्तों, अगर क्लास में आपको मज़ा आ रहा है, आप चीज़ें सीख पा रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ठीक है, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। अगर आप दोस्तों से शेयर करना चाहें तो एक बार शेयर कर दीजिए ज़रूर। और आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अज्ञा का जो अर्थ होता है दोस्तों, जो कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता उसको बोलेंगे हम अज्ञा। अज्ञा का मतलब आप लगाइए अज्ञान से, और अज्ञा का विलोम आता है विज्ञा, ठीक है। ये विलोम शब्दों में ध्यान रखना, अज्ञा का क्या होता है विलोम, विज्ञा, है ना। तो अज्ञा का मतलब जो कुछ नहीं जानता, और विज्ञा का मतलब जो जानता है। वहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है एक यहाँ पे और है ये कि जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं हम सर्वज्ञ, और जो बहुत थोड़ा जानता है उसको बोलेंगे अल्प। अल्प का मतलब थोड़ा, और अल्पज्ञ हो जाएगा जो जानता है। जो सब कुछ जानता है, सब का मतलब सर्व, और सर्वज्ञ हो गया। जो बहुत जानता है तो बहुज्ञ हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, और ये पूछा जा रहा है यहाँ पे मुहावरा है कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे मुहावरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। जैसे कि आप यूपीएससी और यूके ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन तक आप छुपा नहीं सकते, ज़्यादा दिन तक आप बेरोज़गारी में नहीं काट सकते। आपको बताना पड़ेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बार बार पूछेंगे कि भैया क्या करते हो, घर में ही रहते हो, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है कि अगर आप घर पे हो तो सबकी नज़र आप ही पे है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो सबकी पैनी नज़र आप पे है कि आप कर क्या रहे हो आखिर। तो आपको उन सबको जवाब देना है, तो उसका सबसे बड़ा काम आपको ये करना पड़ेगा कि हर हालात में मोटिवेट रहना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है एक, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मोटिवेट रहकर पढ़ाई करते होंगे, ठीक है, और करते भी रहिए, और तभी चीज़ें आगे हो पाएंगी सही हमारे लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। निहुरे का अर्थ यहाँ पे समझ सकते हैं आपकी चुपके चुपके। अब ऊँट इतना बड़ा जानवर है, उसको आप चोरी करके ले जा कैसे सकते हो, जेब में तो रख नहीं सकते। तो तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बड़े काम जो भी होता है उसको आप छुपकर नहीं कर सकते, ठीक है। बढ़ेंगे प्रश्न 19 में। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर धर्मदास ने। तो दोस्तों, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने बोला था? किसने बोला था? सही कर दिया आपने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। वहीं अगर हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल ने, तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला? आप कमेंट करके बताएंगे या मैं बताऊँ आपको? क्या क्या कहा था? कमेंट करके ही बताओ, मैं तो कह रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो श्याम सुंदर दास है, इन्होंने क्या बोला था? पंचमेल खिचड़ी, यानी कि कबीर की वाणी को पंचमेल खिचड़ी कहा। और रामचंद्र शुक्ल का ही बता देता हूँ, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था क्या? क्या कहा था? सदुक्कड़ी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कबीर के वाणी को सदुक्कड़ी किसने कहा? सदुक्कड़ी वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, पंचमेल खिचड़ी वाले हैं श्याम सुंदर दास, और वाणी का डिक्टेटर वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और साथ ही जो यहाँ पे धर्मदास आपको दिख रहे हैं, तो आपको पता है कि जो कबीर की जो रचनाएं थी साखी, सबद और रमेनी, उनका संकलन किया था बीजक के नाम से। किसने? धर्मदास ने। तो ये आप ध्यान रखना कि बीजक के नाम से जो कबीर की रचनाओं का संकलन किया था, वो किया था धर्मदास ने। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सबको याद कर पाए होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न, और ये है आपका पत्रकारिता से। एक ही मंत्रालय व विभाग के बीच सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, किसके माध्यम से? विकल्प हैं ज्ञापन द्वारा, कार्यालय ज्ञाप द्वारा, कार्यालय आदेश द्वारा, परिपत्र द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक ही मंत्रालय व विभाग के बीच सूचना का आदान प्रदान जो किया जाता है, आदान प्रदान, ये है दोस्तों कौन है दोस्तों? ज्ञापन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करेंगे विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच जब सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा, तो विभिन्न के बीच में आ जाएगा कार्यालय ज्ञाप, ठीक है।
तो विभिन्न मंत्रालय विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान, वो हो जाएगा आपका कार्यालय ज्ञाप। और एक ही मंत्रालय विभाग के बीच तो वो हो जाएगा ज्ञापन। और कार्यालय आदेश जो होता है दोस्तों, किसी भी मंत्रालय विभाग या कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को नियुक्ति देना, ट्रांसफ़र करना, तो इस तरह के जो काम होंगे वो कार्यालय आदेश द्वारा होंगे। परिपत्र तो परिपत्र का अर्थ ये हो गया कि कोई सरकारी पत्र जिसको एक ही पत्र और विभिन्न विभागों मंत्रालयों को भेजना है तो उसकी कॉपी करके वो सबको भेज दी जाती हैं, ठीक है। इसको सर्कुलर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर्कुलर। तो आप इसको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करने का समय आ गया है, ठीक है। आज के 20 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। मिलेंगे एक अगले भाग में 20 प्रश्नों के साथ। तब तक मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए और अपना जो क्या बोलेंगे, आपका जो हमारा जो प्रयास है वो आपको अच्छा लग रहा है तो उस पर अपना फीडबैक अवश्य दीजिए, कमेंट करिए, प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक करिए। जो अपने आप स्वयं आप जितना कर सकते हैं वो आप करिए और हम ऐसे ही इसको जारी रखेंगे और बढ़ेंगे एक अगली वीडियो की ओर। तब तक ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।